दोस्तों हम पढ़ रहे थे लोकपाल के बारे में और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था इसके बारे में। आइए हम और पढ़ते हैं आगे। प्रशासनिक, जो विद्यार्थी नए हो कृपया काउंट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी गहनता से हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को अध्ययन करते हैं। जो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, तो क्या है कि प्रशासनिक सुधार आयोग में ये पूरी चर्चा हमारी चल रही है कि भारत में जो स्थिति है ओम्बुड्समैन की, उस पर कुछ चर्चाएं हमारी है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह कैसे कैसे ओम्बुड्समैन, जो स्वीडन के ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूट हैं, संस्था है, उनकी तरह से होते हुए फिर भारत में क्या स्थिति है लोकपालों की, आपके जनता की शिकायतों का निवारण, और इसके बाद भ्रष्टाचार, कर्मचारियों के खिलाफ जो आप कार्रवाई करते हैं उच्च अधिकारी की, ये सब चीजें हैं हमारे पास लोकपाल और लोकायुक्त में। कि लोकायुक्त केंद्र का भी है और हर राज्य में एक लोकायुक्त है, ये सब मैंने बताया वो कल के लेक्चर में। उसके आगे की ब्यौरा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को, देखिए क्या रोल है, लोकायुक्त की तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है, न्यूजीलैंड की तरह ही न्यायालयों को, लोकायुक्त और लोकपाल, वहां के लोकायुक्त लोकपाल, हमारे यहां न्यायालयों की तरह लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से इसको बाहर रख देते हैं ताकि ये जांच के दायरे में ना आ पाए। जब न्यायालय पे ही आप जांच करने लगेंगे तो फिर न्याय आप लेंगे किससे? प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन यहीं पर देखिए एक देश है स्वीडन, काफी खुशहाल देश है, कई प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, काफी अच्छे सूचकांकों में अच्छी भूमिका निभाता है स्वीडन, हमसे अच्छी इसकी रैंकिंग है। तो लेकिन स्वीडन में क्या किया गया है? न्यायालय भी, बहुत अच्छी बात, न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है, मतलब सबकी जवाबदेही है। ओम्बुड्समैन के अंतर्गत लोकपाल प्रणाली के अंतर्गत आता है। कहां का? स्वीडन का भी न्यायालय। तो स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग में न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को क्या किया गया है? लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इंडिया में भी ये स्थिति हमारी कहां चल रही है? देखिए भारत में स्थिति, भारत की क्या स्थिति है ओम्बुड्समैन के लिए, लोकायुक्त और लोकपाल के लिए, ये हम यहां पर पढ़ रहे हैं। हमने अब न्यूजीलैंड का भी तर्ज पे देख लिया और ये देखा कि स्वीडन ने भी न्यायालय को ओम्बुड्समैन के अंतर्गत रखा है कि सबकी जवाबदेही है, कोई नहीं बचेगा, सबके लिए एक सम व्यवहार। समझिए बात को, सबके लिए क्या होता है? एक समानता पूर्वक व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कोई छल नहीं, किसी के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग, जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हमने किया, उसके अंतर्गत क्या क्या हमारे पास बिंदु आए कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, क्या है? राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति, इनकी सलाह पर, सलाह लेता है इससे राष्ट्रपति, लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग
ने के अनुसार, प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार क्या होता है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पे आपने एक लाइन में क्लियर कर लिया कि भारत का राष्ट्रपति, भारत के सीजेआई, लोकसभा के प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सभापति, स्पीकर जो है, इनकी सलाह लेकर कर देता है लोकपाल की नियुक्ति। और देखिए क्या है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या सिफारिश की प्रशासनिक सुधार आयोग ने कि लोकपाल और लोकायुक्त, अब देखिए लोकपाल होता है केंद्र में, लोकायुक्त एक केंद्र में और एक एक सारे राज्य के, अलग अलग राज्यों के, ये होता है लोकायुक्त। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की लोकपाल और लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे। अब मैं आपको कार्य बताऊंगा। इनके निम्नलिखित कार्य होंगे। पहला कार्य होगा, वे स्वतंत्र और निष्पक्षता, वे स्वतंत्र व निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। क्या करेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त क्या करेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। और क्या करेंगे, उनकी जांच, जब वो जांच करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त, और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी। क्या होगी, उनकी जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा। लोकपाल और लोकायुक्त जो है स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे और जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी इनकी, और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा, अनफॉर्मल। उनकी नियुक्ति लोकपाल और लोकायुक्त की, ध्यान दीजिएगा यहां उनके बारे में बात करिए, उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होगी। राजनीति का कोई बंदा नहीं होगा, या सरकार के दबाव में नहीं बनेगा कि इसी पार्टी की सरकार जो कह देगी वही बन जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त। नहीं, उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो सकेगा गैर राजनीतिक होगी, उसमें राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और क्या होगा लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, उनका स्तर देश में, मतलब भारत में, उच्चतम न्यायिक अधिकारी हो। इनका स्तर क्या होगा, उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। लोकपाल और लोकायुक्त का स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के इक्वल होगा, समान होगा। वे अपने विवेकाधिकार क्षेत्र में
वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त, इस क्षेत्र में है वो, उस क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, किसका देखिए खंडन करेंगे, व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार, ध्यान दीजिए, व पक्षपात से संबंधित वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे, मामलों को देखेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे। पहला कार्य, वे स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। दूसरा कार्य, उनकी जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा। उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होगी। उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे। और सिक्स्थ जो इनका वर्क है, छठवां, उनकी कार्यवाही में लोकपाल एवं लोकायुक्त की, ये इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी, न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों, ड्यूटी की पूर्ति के लिए, पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। उन्हें कार्यकारी सरकार से, जिसकी सरकार है, उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा
आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे। वे स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे, उनकी जांच और कार्रवाई गुप्त रूप से होगी, इसका चरित्र अनौपचारिक होगा, उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होगी, उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा, वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे, उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी, अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे, उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ या आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। ये सारे फंक्शंस थे ओम्बुड्समैन के, और हमारे भारत में जो स्थिति है लोकपाल एवं लोकायुक्त के। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं थॉरो रिवीजन दे देता हूँ। आज का महत्वपूर्ण रिलेशन हमारा ओम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त की भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखता है, लेकिन वहीं पर स्वीडन न्यायालय को भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के सीजेआई और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे। उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए और वे स्वतंत्र होंगे, निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे, उनकी जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी, इसका चरित्र अनौपचारिक होगा, उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होगी, उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा, वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे, उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी ये है, नोट डाउन। उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। एक बार और हम समराइज करते हैं यहाँ पर the functions of ombudsman in India that है, वे स्वतंत्र और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे, उनकी जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा, उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होगी, उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा, वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, कौन, लोकपाल और लोकायुक्त, भ्रष्टाचार और पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे, उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी, वे अपने कर्तव्यों की पूर्ति, वे इन द सेंस लोकपाल और लोकायुक्त, वे अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे और लोकपाल एवं लोकायुक्त कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ या आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का आर्थिक लाभ की आशा न करें और किसी प्रकार के लाभ की भी आशा न करें। किससे? एग्जीक्यूटिव,
गवर्नमेंट से। प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखता है। कौन? न्यूजीलैंड। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है क्या करता है कि न्यूजीलैंड की तरह, न्यूजीलैंड एक देश है, उसमें जो अम्बुड्समैन प्रणाली है उसमें न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन वहीं पर स्वीडन एक देश है, बहुत ही खुशहाल देश है, इसमें न्यायालय भी अम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। लोकपाल प्रणाली के अंतर्गत न्यायालय को भी लेते हैं। और प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति हमारा भारत के सीजेआई और पार्लियामेंट के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है अम्बुड्समैन की। और प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे, जो कि हमने कंसेक्यूटिवली कंटिन्यूअसली आपको 8 नंबरिंग ऑफ 8 फंक्शंस आपको बताए। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। देखिए, अब आपके आगामी एग्जाम में ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन 10 दिसंबर 2023, ये पूरा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ फाइनल। अभी और अगर घटेगा बढ़ेगा, आज कोई न्यूज होगी रात को तो मैं बता दूंगा, अगर कुछ इसमें और घटना बढ़ना है डेट तो 10 December 2023 will held All India Bar Council examination, which is especially for education and judiciary students, and MP PCS preliminary examination 2023, which will held on 17 December 2023, and UPPSC review officer and also assistant review officer examination will held on 11 Feb 2024, and UPPC's examination which will held on pre-exam, which will held on 24 March 2024, और 7 Jan को है एग्जाम। 7 Jan उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट सेक्रेटरी निजी सचिव परीक्षा 7 जनवरी, बहुप्रतीक्षित एग्जाम है ये, तो विद्यार्थी जुड़े रहें। और भी जो महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं, आप अमर उजाला जॉब अपडेट देखेंगे तो उसमें मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ अभी और भी जॉब्स जो है। देखिए, आज जो वैकेंसी आई हैव जॉब अलर्ट, अमर उजाला जॉब अलर्ट सेक्शन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर कांस्टेबल, ये 28 दिसंबर 2023 यहां तक अप्लाई होगा। 28 दिसंबर 2023 को लास्ट डेट है। एसएससी कांस्टेबल कर्मचारी चयन आयोग 75,700 वैकेंसी है हमारे पास, 75,768 पोस्ट। ये देखिए सीएपीएफ कांस्टेबल एसएससी 75,768 पोस्ट है। और इसको ssc.nic.in पे आप ssc.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 75,768 पोस्ट है। इसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है NEE PCL, NEE PCL में आपके पास जॉब है 75 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सर्च करिएगा, 75 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस एंड अदर पोस्ट। इसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर 23। फिर IIT गांधीनगर में पोस्ट आई है, IIT गांधीनगर में पोस्ट आई है, 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट है।
ये है मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, असिस्टेंट स्टाफ नर्स एग्जाम। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास वैकेंसी विंडो है एनएलसी। एनएलसी में जो एम्प्लॉयमेंट है आपके पास ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, इसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023। इसके बाद इधर आ जाइए, अब देखिए और वैकेंसी है एम्स भोपाल में, एम्स भोपाल में क्लियरली यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एम्स भोपाल में है 56 पोस्ट, 56 पोस्ट है एम्स भोपाल में। ये है जूनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, ये मेडिकल फील्ड की डॉक्टर की जॉब है। इसके बाद हमारे पास एक वैकेंसी है पीएम जीएसवाई, पीएम जीएसवाई में आपके पास जॉब है, 11 पोस्ट है। पीएम जीएसवाई बहुत फेमस संस्थान है, 11 पोस्ट है डायरेक्टर की, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड ज्वाइंट डायरेक्टर। तो इस तरीके से आपके पास पोस्टेस है। और इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कलकत्ता में भी जॉब आई है, आईआईएम कलकत्ता। इसकी लास्ट डेट है 29 नवंबर 2023, ये अनुबंध पे है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGNFA, इसमें पोस्ट है कच्छ परिचय समूह का परिचय की जॉब है और 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसी तरीके से आप वैकेंसी अपडेट देखते रहिएगा, बने रहिए, जमे रहिए। भारी मात्रा में कॉम्पिटेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण टैगलाइन है कॉम्पिटेटिव का स्टडी सिलेक्शन तक, स्टडी बहुत हार्ड कीजिए, स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, और अपने गोल को आप प्राप्त कीजिए। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है ये, सभी पढ़ें और मुफ्त शिक्षा आपके द्वार के आप है तैयार। तो इसी महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ और एक महत्वपूर्ण संकल्प के साथ कॉम्पिटेटिव ने दिनों रात एक करके 3 सालों का एक जो महत्वपूर्ण अपना आयाम स्थापित किया है। आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की हम कंप्लीट जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी देते हैं आपको। जीस्ट आर द क्रक्स, आर द ज्यूस ऑफ द एनसीईआरटी of concern folder I polity and constitution, I polity and constitution। there I signifies Indian polity and constitution के लेक्चर्स में देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट में I polity and constitution यहाँ पे नॉमिनेट करता हूँ। तो I polity constitution से भी अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल को पाएंगे और हम यहाँ पर पूरी तरीके से समर्पित हैं। और कच्छ परिचय, पर्यावरण परिवेश जो होता है, कक्ष शिक्षक शिक्षार्थी इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। तो हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, समझ आना जरूरी है। पढ़ना पढ़ाना तो लगा रहता है, पढ़ते हैं और कई टीचर्स पढ़ाते भी हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है समझाना। I can try to understand, I can try to enhance the understanding capacity of any aspirant or competitor or the student। अब पूरा हम ये प्रोग्राम लेके चले हैं और पूरी मेहनत और सफलता इसी पर निर्भर है कि आप क्या समझते हैं। आप नहीं समझते तो हमारी मेहनत बेकार। अगर आप समझते हैं बहुत ही अच्छा है, इंटरेक्ट करें, कमेंट्स किया कीजिए, सहभागिता लिया करिए कमेंट्स में, कम्युनिटी देखिए और चैनल को अच्छे से मन से देखिए, खूब जम के तैयारी कीजिए। वैकेंसीज बहुत निकल रही हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप देखें तो रोज वैकेंसी आपके पास, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी लेकिन रोज है। अब 75,768 पोस्ट जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल, 4800 मीटर दौड़िए एसएससी कांस्टेबल वाले। 4800 मीटर की दौड़ होती है 30 मिनट में, या कहीं कहीं 25 मिनट भी देते हैं। तो 25 मिनट में 4800 मीटर का अभ्यास बना लीजिए, ये दौड़ पास हो गए। बाद में जो नया पैटर्न आया यही आया कि 4800 मीटर की दौड़ दौड़िए। पहले 1 माइल की दौड़ थी 1600 मीटर, वो टफ था आपका 6 मिनट में या 5 मिनट 40 सेकंड में। लेकिन अभी 4800 मीटर आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, कितने में 28 मिनट या 30 मिनट में मिलता है टाइम। तो इस तरीके से, और आज जैसे बच्चों को मैं शुभकामना देता हूँ क्योंकि आज
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए, जो कि वाराणसी में भी सेंटर था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कल से ही, रात से ही बच्चे काफ़ी भारी मात्रा में गेस्ट हाउस लॉज वगैरह खोज रहे थे। और एक अच्छा लगता है कि जो फिजिकल की एग्जामिनेशन देने के लिए बच्चे इतनी दूर दूर से, गुड़गांव से, दिल्ली से आए हैं, इतना दूर क्यों सेंटर बना दिया गया, उनका जोन ही चेंज कर दिया गया एसएससी द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन धांधली ना हो और अच्छे से पेपर हो। ये 75,759 पोस्ट आ गई है आपकी सीएपीएफ कांस्टेबल, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस कांस्टेबल वैकेंसी ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएससी। 28 दिसंबर 2023 इज द लास्ट डेडलाइन फॉर द फॉर्म। तो आप लोग, अगर आपकी उम्र बची है, 75,759 सीट का लाभ उठाइए। परमानेंट नौकरी है, पूरा वेतन मिलेगा, और पेंशन की भी केस पैरामिलिट्री लड़ रही है, हो सकता है पेंशन आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग बने रहिए, जमे रहिए, और नित्य नियमित सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, पूरा मोटिवेशन लीजिए। हम पूरी तरीके से मोटिवेट और कंप्लीट कंटेंट देते हैं। पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारा पूरा टारगेट है यूपीएससी पर। ध्यान दीजिए, यूपीएससी के लिए इसी तरह पढ़ना होगा, एक एक बिंदु पर सारगर्भित और समाकलित परिचर्चा। आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।